Hello everyone, in today's video we are going to discuss class 12 Indian Economy first chapter Indian Economy on the Eve of Independence। इस पे पहले के वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। तो डेमोग्राफिक कंडीशन इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग पॉपुलेशन को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी। तो इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल एक कैसी इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के दौरान? एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी। मतलब हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? एकदम स्थिर हो चुका था और हम लोग क्या थे? काफ़ी बैकवर्ड थे। ठीक है, अब डेमोग्राफिक कंडीशन पता करने का बेसिस क्या होता है? सेंसस। तो सेंसस पहला कब कंडक्ट किया गया था? पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था 1881 में। कब कंडक्ट हुआ था? 1881 में। इसमें क्या है, इसका अपना कुछ लिमिटेशन है, लेकिन इससे जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उसमें क्या था? काफ़ी ज़्यादा अनइवननेस था। मतलब कि जो ग्रोथ हम कर रहे थे वो सही नहीं था। जैसे वुमेन का पॉपुलेशन काफ़ी कम था, या फिर लिटरेसी को देखना, वुमेन लिटरेसी काफ़ी कम थी, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी लो होता था। तो ये सब हमें किससे पता चला? फर्स्ट सेंसस से। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, ईयर 1921। 1921 के पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में था। मतलब डेमोग्राफिकली जो हमारे पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आ रहे थे उसके फर्स्ट स्टेज में थे। लेकिन सेकेंड स्टेज कब चालू हुआ? 1920 के बाद। और इसीलिए हम 1921 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। इसमें पहला पॉइंट क्या है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अब बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या मीनिंग है? तो बर्थ रेट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि पर 1000 एक साल के अंदर पर थाउजेंड में कितने बच्चों का जन्म होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या होता है? रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन ए ईयर। 1000 में कितने बच्चों का जन्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। और डेथ रेट वहीं क्या होता है? एक साल के अंदर 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई उसे हम क्या कहते हैं? डेथ रेट। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारा बर्थ रेट था और डेथ रेट था दोनों काफ़ी ज़्यादा क्या था? बहुत ज़्यादा हाई था। इनफैक्ट हमारा बर्थ रेट था 48 और हमारा डेथ रेट था 40। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बेसिकली क्या होता है? लिटरेसी रेट ये हो गया कि कितने लोगों को अपना नाम लिखना है या बेसिक एजुकेशन है, उसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारी लिटरेसी रेट क्या थी? काफ़ी ज़्यादा कम थी। हमारा ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था वो क्या था? लेस देन 16%। आप सोच सकते हो कितनी कम, हमारे पॉपुलेशन में से कितने कम लोग एजुकेटेड था। बस 16% को ही लोग लिटरेट थे, बाकी सारे लोग इलिटरेट। इनफैक्ट इसमें से भी फीमेल की लिटरेसी कितनी थी? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम लोग कह सकते हैं। ये अराउंड 7% था, मतलब ना के बराबर। तो काफ़ी बुरी कंडीशन थी हमारे लिटरेसी की। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है हमारा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो या तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारे हेल्थ की कंडीशन या हेल्थ की जो फैसिलिटी, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी की जो ज़रूरत होती है वो क्या था? काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। या तो ये होती नहीं थी, मतलब या तो ये अनअवेलेबल थी,
नॉट अवेलेबल टू द पॉपुलेशन, अनअवेलेबल। और अगर अवेलेबल होती भी थी तो क्या था, बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट। ठीक है, मतलब या तो फैसिलिटीज़ है ही नहीं, और अगर है भी तो वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं है। इनफैक्ट उस टाइम पे वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज़ेज़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके वजह से लाइफ पे या लोगों की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर होता था। हमारा फोर्थ पॉइंट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है, लाइव बर्थ जो होते हैं, उसमें से कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो एक साल की भी एज पूरी नहीं कर पाते और उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन ए ईयर। एक साल के अंदर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं, उनमें से जो बच्चे एक साल की भी एज पूरी नहीं कर पाते और उनका डेथ हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई था। ये अराउंड 218 था। मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा होते थे तो उसमें से 218 बच्चे ऐसे होते थे जो एक साल की भी एज पूरी नहीं कर पाते थे। हमारा फिफ्थ पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है? वर्ड से ही पता चल रहा है लाइफ कितना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली क्या होता है कि एक इंसान एवरेज नंबर ऑफ ईयर कितना जी सकता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। ठीक है, मतलब कितना दिन तक आप रहोगे या ज़िंदा रहोगे, उसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी काफ़ी ज़्यादा लो थी। इनफैक्ट ये 44 के आसपास थी। मतलब ज़्यादातर लोग अपने 40s में क्या कर जाते थे, डेथ कर जाते थे। और हमारा सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट है वाइड स्प्रेड पोवर्टी। हमारे पास कोई रिलायबल डाटा नहीं है इस चीज़ को रिलेटेड कि पोवर्टी ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारी गरीबी क्या सिचुएशन था पोवर्टी का। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉपुलेशन जो थी हमारा बहुत ज़्यादा पोवर्टी लाइन के नीचे थी या गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट जो लोग थे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्या था, लो था, और हर तरफ पोवर्टी की सिचुएशन थी। आई होप आपको डेमोग्राफिक कंडीशन का पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस किया। हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट, जिसमें हमने बात किया कि डेथ रेट और बर्थ रेट इंडिया में दोनों क्या था, काफ़ी ज़्यादा हाई था। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया लो लेवल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी की जो रेट थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा कम थी। इनफैक्ट वुमेन की लिटरेसी तो 7% के आसपास थी। फिर तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ उस टाइम के लोगों के पास नहीं थी, और अगर होती भी थी तो हमने क्या डिस्कस किया था, वो काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट होती थी, सफिशिएंट नहीं थी। फिर हमने डिस्कस किया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, और हमने क्या देखा कि 218 बच्चों की क्या हो जाती थी, एक साल की एज पूरी करने से पहले ही डेथ हो जाती थी। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट डिस्कस किया लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 44 ईयर्स थी। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया वाइड स्प्रेड पोवर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें और ये जाने कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ब्रिटिश पीरियड के दौरान कैसा था। ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड सेक्टर। बेसिकली जब हम वर्किंग पॉपुलेशन को या जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किस में, वो किस इंडस्ट्री में काम करते हैं या किस सेक्टर के में एम्प्लॉयड है, इसके बेसिस पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा हो गया टर्शियरी सेक्टर। तो जब हम पॉपुलेशन को ऐसे सेक्टर के वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि कितने लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है,
उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था। इसमें हमें 2 पॉइंट में डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और हमारा दूसरा पॉइंट है रीजनल वेरिएशन। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या था, प्रीडोमिनेंस, मतलब पूरे डोमिनेंस में था। इनफैक्ट हमारी वर्कफोर्स का 75% ऑफ द पॉपुलेशन किस में एंगेज था, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कितना, ऑलमोस्ट 75%। और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग थे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर में बाकी के 25% पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अब हमारे अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, लोगों का डिपेंडेंस किस सेक्टर पे ज़्यादा बढ़ रहा है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अभी के टाइम पे हमारी कंट्री में लोगों का सर्विस सेक्टर की ओर मतलब ज़्यादा लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, सर्विस सेक्टर की तरफ। मतलब ये क्या है, बहुत लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में 75% ऑफ द लोग एम्प्लॉयड थे, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रिमेनिंग 25%। अब इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है, रीजनल वेरिएशन। अब इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था कि हमने देखा एग्रीकल्चर में 75 और बाकी के सेक्टर्स में 25। लेकिन क्या था, ये भी चीज़ हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म नहीं थी। इसमें भी क्या थे, रीजनल वेरिएशन, मतलब एरिया वाइज या स्टेट वाइज ये चीज़ काफ़ी डिफ़र कर रहा था। जैसे कि कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिसमें, और एक स्टेट था क्या, वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिसमें लोगों का क्या था, डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ था, डिक्लाइन किया था, और वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर, इसमें लोगों का डिपेंडेंस क्या हुआ था, बढ़ा था। और फिर वहीं कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जैसे हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, ये सारे ऐसे स्टेट्स थे जिसमें लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे और भी ज़्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था, और भी इंक्रीज़ कर रहा था। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स देखा, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, और दूसरा क्या था, इसमें रीजनल वेरिएशंस भी थे। कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंस घटा, वही कुछ स्टेट्स पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंस और भी ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। आई होप आपको आज की वीडियो पूरी तरीके से समझ आई होगी और पसंद आई होगी। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।